So, hello, dear learners. In today's lecture, I am going to discuss about the spectrophotometry. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, और जो भी हम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं जैसे कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या फिर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करने के लिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है टूल एंड टेक्निक के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर दैट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है और हम इसको यूज़ करते क्यों हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये डील करता है स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस के साथ। अब इंटरैक्शंस किसकी होती हैं? इंटरैक्शंस जो है वो किसकी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ। मान लो आपने कोई मैटर लिया हुआ है और इस मैटर के साथ जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं, इसी को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ करते हैं। सो ड्यूरिंग सच इंटरैक्शन द एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द मैटर इन डिस्क्रीट अमाउंट कॉल्ड द क्वांटा। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो वहाँ पर ऑप्शन क्या रहती है? या तो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी मटेरियल के थ्रू, या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, या तो रेडिएशंस जो है वो क्या होती हैं? एमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो मतलब कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम क्या करते हैं? इंटरैक्शन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का विद पर्टिकुलर मैटर, और हम देखते हैं कि क्या वो रेडिएशन जो है फिर एब्जॉर्ब हो रही हैं या फिर मैटर से एमिट हो रही हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सबको पता है कि आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द लाइट एंड मैटर, जैसा कि ऑलरेडी आपको बता दिया। जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड to analyze the absorption और transmission of the sample, और particularly जो लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, we make use of this type of spectrophotometer। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम क्या स्टडी करेंगे? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरैक्शन को मैटर के साथ स्टडी कर लेता है कि क्या वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं कि क्या वो रेडिएशंस जो है वो एमिट हो रही हैं। इसी तरह से बेसिक प्रिंसिपल क्या है लाइट का? जैसे कि आप सबको पता है कि लाइट जो है उसमें ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें एनर्जी भी होती है और ये वेव फॉर्म में भी होता है, मतलब कि फोटोन और साथ में वेव फॉर्म। फोटोन है तो एनर्जी भी होगी और साथ में वेव फॉर्म जो है दैट इज़ डबल और ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लाइट का प्रेजेंट होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल की फॉर्म में काम करेगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसी तरह से सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो भी वेव है वो जब ट्रैवल करती है वो सिंपल हार्मोनिक वेव है, जैसे कि जो सोर्स से ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। ये अलग बात है कि जब इसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगी उसी वक्त ही अपना पाथ जो है उसको क्या करती है? चेंज करती है। सो दिस रेडिएशन विल बी एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव्स की तरह ही प्रोपगेशन शो करती हैं सोर्स से, और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाता है, कोई मैटर आ जाता है, उस वक्त पे वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि वेव लेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या है, या फिर वेव नंबर क्या है।
तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वेव लेंथ के लिए। वेव लेंथ क्या होती है? जैसे कि मान लो हमारे पास ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो जैसे वेव ट्रैवल करेगी तो इसमें क्या होते हैं, क्रस्ट होती हैं और साथ में ट्रफ्स होती हैं, क्रस्ट होती हैं और साथ में ट्रफ होती हैं। तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो इसको क्या बोलते हो आप? वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ यूनिट्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। मतलब कि मान लो अगर ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो हम देखेंगे कि यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर है नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इन द वैक्यूम। सो नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इन द वैक्यूम को आप क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ जो है दो मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। और वेव नंबर क्या है? वेव्स पर सेंटीमीटर इन वैक्यूम को आप क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। सॉरी, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि अगर आप बात करें तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस दैट इज़ एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई भी डिस्टर्बेंस होती है या कुछ भी है तो हमारी जो वेव्स हैं वो कैसे मूव करेंगी? कुछ इस फॉर्म में वेव मूव करती है। अब दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और जो हाइट होती है क्रेस्ट की, उस हाइट को आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे? वेव लेंथ बोलेंगे। इसी तरह से अब जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है कि फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेव लेंथ में रिलेशनशिप क्या है, कि फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और साथ में वेव लेंथ में रिलेशनशिप क्या है। सो द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। तो जो वेलोसिटी होती है वेव की जो वेलोसिटी है किसी भी मीडियम में वो किसके बराबर होती है? दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। सो एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी विच इज़ द मैक्सिमम इन द वैक्यूम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास लैम्डा वी आएगा दैट इज़ इक्वल टू सी, मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 1 / लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि वेलोसिटी, वेव लेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से इंटरैक्शन ऑफ द रेडिएशन विद द मैटर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के साथ। सो द एंटायर रेंज ओवर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दैट इज़ मेनली कंसर्न विद अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है ये पर्टिकुलरली डील करती है अल्ट्रा वायलेट और साथ में विजिबल रीजन के साथ। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है 200 to 400 नैनोमीटर और विजिबल जैसा कि आप सबको पता है 400 to 800 नैनोमीटर रीजन आता है। कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि यूज़ होते हैं? तो मेन इसमें यूज़ होते हैं फोटोमीटर्स हैं, कैलोरीमीटर्स हैं और साथ में यूज़ होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसी तरह से जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर
यूवी रीजन आएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन के बाद कौन सा आएगा, 400 टू 700 तक कौन सा आता है, विजिबल रीजन आता है। और उससे पहले 200 टू 400 कौन सा आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन आ रहा है। उसके बाद तो आप सबको पता है कि विजिबल के बाद इंफ्रारेड आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, और उसके बाद आती हैं रेडियो वेव्स। लेकिन हम जो फोकस करेंगे वो पार्टिकुलरली हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। इसी तरह से कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं दैट इज़ यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट। तो कुछ एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट में कुछ टर्म्स हैं जो कि आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि बात करेंगे रेडिएंट एनर्जी। सो रेडिएंट एनर्जी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ पार्टिकल एंड वेव मोशन। तो रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, ये एक्चुअल में एनर्जी है जो कि ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों का ही मिक्सचर होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द यूनिट रेडिएशन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी बाय, तो रिलेशनशिप क्या है, E इज़ इक्वल टू एच म्यू या फिर एच सी, या फिर आप इसको एच लैम्डा बोल सकते हैं। सो E का मतलब होता है एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन द अर्थ, और H क्या है, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। तो रेडिएंट एनर्जी क्या है, एनर्जी विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको आप क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर क्या है, जिसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी, इसको और क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है उसको आप क्या बोलते हो, पावर बोलते हैं। सो रेडिएंट पावर इज़ द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड इन द बीम ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलते हैं, रेडिएंट पावर बोलते हैं। ट्रांसमिटेंस, अब ट्रांसमिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिटेंस है इट इज़ सिंपली द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पावर विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ सैम्पल। मतलब कि मान लो आपने कोई सैंपल लिया है, आप रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने अमाउंट में रेडिएशन इससे ट्रांसमिट होती है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट आती है एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या होता है, इट वाज फॉर्मली विच इज़ नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी और एक्सटिंक्शन। तो एब्जॉर्बेंस को आप ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। सो absorbance is the logarithm to the base of the 10 of the reciprocal of the transmittance। तो ये किसके रेसिप्रोकल में आएगा, ट्रांसमिटेंस के रेसिप्रोकल में। मतलब कि अगर ट्रांसमिटेंस ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली एब्जॉर्बेंस कम होगी, और अगर ट्रांसमिटेंस कम हुई तो एब्जॉर्बेंस कैसी आएगी, ज़्यादा। ठीक है जी, अगर ट्रांसमिटेंस कैसी है, ज़्यादा है, तो एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम, और अगर ट्रांसमिटेंस कम है तो एब्जॉर्बेंस कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो इट इज़ रेसिप्रोकल टू द ट्रांसमिटेंस। इसी तरह से हम बात करेंगे एब्जॉर्प्टिविटी। तो एब्जॉर्प्टिविटी जिसको कि आप और क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या फिर स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन। डेफिनेशन क्या है एब्जॉर्प्टिविटी का, दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बेंस टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल पाथ B एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैम्पल दैट इज C। तो एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio of the absorbance to the product of length of the optical path B and concentration C. So absorptivity is the measure of the ability of the sample to absorb the light. इसी तरह से मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जिसको कि आप मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या फिर आप इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं।
मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मटेरियल। सो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? इट्स अ प्रोडक्ट किसका? एब्जॉर्प्टिविटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मटेरियल। इसके बाद आता है पाथ लेंथ, जिसको कि आप B के साथ डिनोट कर सकते हैं। सो इट वाज फॉर्मली डिनोटेड बाय B और D एंड इट इज़ द इंटरनल थिकनेस या डायामीटर ऑफ द सेल इन विच द टेस्ट सैंपल इज टेकन। मतलब कि जो भी आपने टेस्ट सैंपल लिया है, ठीक है, जो पर्टिकुलर सेल में आप टेस्ट सैंपल लेंगे उसकी थिकनेस को आप क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं। और चलिए देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल लॉ ऑफ द फोटोमेट्री जो है वो क्या है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सेल में कोई सैंपल जो है उसको हमने लिया हुआ है और ये इस सेल की क्या आ रही है? पाथ लेंथ आ रही है, जिसको कि आप लेंथ B बोल रहे हैं। जो भी हमने मीडियम यहाँ पर लिया हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है? यहाँ पे C आ रही है और इस पर्टिकुलर सेल में हमने मटेरियल को ऐड किया हुआ है। तो आप देखो कि जैसे ही हम P0, दैट इज़ P0 इज़ व्हाट? इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंसिडेंस रेडिएशन को जब हम यहाँ पर देते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो रेडिएशन जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्ट बैक करे, जिसको क्या बोलोगे? PR। कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसको कि आप बोलेंगे PA, और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलोगे? PT बोलेंगे। तो मतलब कि इसमें हमने यही नोट करना है कि कितनी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी रेडिएशन जो है वो इस सैंपल से ट्रांसमिट हो रही है। सो फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटोमेट्री क्या बोलता है? मीन्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन अ होमोजीनियस मीडियम, a part of the radiant power of the incident light is reflected and a part is absorbed and the remainder is transmitted। तो जब भी हम किसी लाइट को स्ट्राइक करेंगे, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ लाइट या इंसिडेंट लाइट जो है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाती है। इसी को हम मेज़र करते हैं। सो फोटोमेट्री जो है वो दो लॉ के ऊपर डिपेंड करती है, बियर लैम्बर्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लैम्बर्ट लॉ क्या है। लैम्बर्ट लॉ क्या है? सो इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडिएंट पावर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम। ये किसकी बात करता है? थिकनेस ऑफ द मीडियम, कि जो भी रेडिएंट पावर है एब्जॉर्ब्ड लाइट का वो किसके साथ डील करेगा? ये रिलेशनशिप को बताता है रेडिएंट पावर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम, कि जो भी मीडियम है उस मीडियम की थिकनेस कितनी है। जैसे कि अगर हम लैम्बर्ट लॉ की बात करते हैं, सो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर विद द थिकनेस of the medium is directly proportional to the radiant power of the incident light। मतलब क्या है इसके बोलने का? कि जब कभी भी आप मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जब आप ट्रांसपेरेंट मीडियम से मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करते हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर विद द थिकनेस, ऑब्वियसली भाई जब थिकनेस जो है मीडियम की बढ़ेगी तो जो भी रेडिएंट पावर है वो क्या करेगी? डिक्रीज करती है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएंट पावर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब कि -dp/dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। -dp/ अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं K1P, दैट इज इक्वल टू dP। dP का मतलब क्या होता है? dP का मतलब होता है चेंज इन रेडिएंट पावर। dP का मतलब क्या है? चेंज इन रेडिएंट पावर। dB का मतलब क्या होता है? स्मॉल थिकनेस ऑफ द सैंपल। K1 क्या होती है? K1 इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि रेडिएंट पावर जो है वो क्या कर रही है?
डिक्रीज कर रही है। माइनस साइन का मतलब ऑब्वियसली रेडिएंट पावर, जब हम किसी मीडियम के थ्रू रेडिएशन को पास करेंगे तो भाई उसकी रेडिएंट पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर पॉइंट टू बी रिमेंबर कि लैम्बर्ट लॉ थिकनेस ऑफ द मीडियम के ऊपर फोकस करता है। सो जो भी फॉर्मूला हमारे पास रीअरेंजमेंट करने के बाद आता है दैट इज़ A इज़ इक्वल टू K1B। A इज़ इक्वल टू K1B। A का मतलब क्या है, एब्जॉर्बेंस, दैट इज़ log 10 P नॉट अपॉन P। और K1 क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू आती है K1 डिवाइडेड बाय 2.303। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये P नॉट है, यहाँ पर ये B इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर B इज़ इक्वल टू B है, और यहाँ पे द वैल्यू इज़ P। और ये क्या आ रहा है हमारे पास, थिकनेस, और थिकनेस कितनी है, दैट इज़ DB। इसी तरह से नेक्स्ट आता है बियर लॉ। अब लैम्बर्ट लॉ तो थिकनेस ऑफ द मीडियम के ऊपर बात कर रहा है, बियर लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडिएंट पावर ऑफ द अब्जॉर्ब्ड लाइट विद द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। किसके ऊपर बात कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। कि जो भी मीडियम है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। सो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द रेडिएंट पावर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएंट पावर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर क्या बात होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम, कि जब भी हम बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर, तो जो भी रेडिएंट पावर डिक्रीज होती है दैट इज़ विद द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएंट पावर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेडिएंट पावर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इसलिए इन दोनों फार्मूला को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास मिलता है लैम्बर्ट बियर या बियर लैम्बर्ट लॉ। जैसे कि आपको बताया गया कि लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है और बियर्स लॉ क्या बोलता है। बियर लॉ बोलता है कि जो भी एब्जॉर्बेंस है दैट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम, और लैम्बर्ट क्या बोलता है कि जो भी एब्जॉर्बेंस है दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट थिकनेस ऑफ द मीडियम। सो द लॉ डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडिएंट पावर ऑफ द इंसिडेंट लाइट and transmitted light as the function of both thickness of the medium as well as concentration of the absorbing species. That is, अगर हम दोनों ही लॉ को कंबाइन कर दें, सो कंबाइंड लॉ क्या रिलेशनशिप देता है कि जो भी एब्जॉर्बेंस होती है दैट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज थिकनेस ऑफ द मीडियम एंड concentration of the medium. So it states that for the given system and the thickness of the medium, the absorption of the medium is directly proportional to concentration of the absorbing species. तो जो भी absorption है medium में that would be directly proportional to concentration of the absorption of the species. इसी तरह से effect of concentration on the absorbance, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में वेवलेंथ बताई हुई है और साथ में क्या बताई हुई है, एब्जॉर्बेंस बताई है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस है वो कितनी आ रही है, 560 तक एब्जॉर्बेंस जो है वो इस पर्टिकुलर ब्लू लाइट में कम एब्जॉर्बेंस है, जबकि जो हमारे पास ये ब्राउन कलर का लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है एब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम है एब्जॉर्बेंस क्या है यहाँ पे कम है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द एब्जॉर्बेंस, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम है जैसे कि 5 मिलीग्राम पर ml है तो एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी हमें पता चल जाएगा कि कितनी एब्जॉर्बेंस जो है वो शो हो रही है। इसी तरह से जो बियर लॉ है वो क्या बता रहा है, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में
देख पा रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। यू कैन सी हियर द कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आप एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, एब्जॉर्बेंस कम है। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे कि यहाँ पर बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल। तो यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस में देख पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम होगा। यू कैन सी द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन देखो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्लो चार्ट में। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास लाइट सोर्स होगा। लाइट सोर्स के बाद आप देख रहे हैं कि हमने ये पर्टिकुलर लेंस यहाँ पे रखा है जिसको आप बोलते हैं कॉलीमीटर। जैसे ही आप लाइट सोर्स से वेवलेंथ्स को पास करेंगे तो ये जो वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रिज्म के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको फोकस करवाएंगे। जैसे ही प्रिज्म के ऊपर हम फोकस करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वेव्स जो हैं, ये विजुअल लाइट जो है वो आपको मिल रही है, लेकिन हमें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ सिलेक्टर। तो स्लिट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सैंपल से पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे LT है और यहाँ पे जो भी है इंसिडेंट लाइट दैट इज़ T है, मतलब कि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है और यहाँ पे ट्रांसमिटेंस है। तो सैम्पल सोल्यूशन जो है वो हमने किस में लिया हुआ है, क्यूबिट में। तो साथ में हमारे पास क्या होगा, डिटेक्टर होगा, दैट इज़ फोटो सेल होगा, और जो भी डिजिटल मीटर है उसके ऊपर एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस जो भी है उसकी रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा फ्लो रिप्रेजेंटेशन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है, लेंस है, देन प्रिज्म है, प्रिज्म के बाद वेवलेंथ सिलेक्टर है, सैम्पल सॉल्यूशन है, डिटेक्टर है और डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द मीटर। यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगेन अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास लाइट सोर्स है, वेवलेंथ सिलेक्टर है, दैट इज़ मोनोक्रोमेटर है, और जो भी लाइट है उसको हम सैंपल के थ्रू पास करेंगे, लाइट डिटेक्टर होगा, और जो भी कंप्यूटर या मीटर है उसके ऊपर हमारे पास जो भी रीडिंग है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। इसी तरह से अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो आते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। रेडिएशन सोर्स होना चाहिए, फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज़ की प्रिज्म है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स हैं, क्यूवेट जिसमें हम सैंपल को लेते हैं, सैंपल कंटेनर है जिसको आप क्या बोलते हैं, क्यूवेट बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ द रेडिएशन, हमें डिटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, फोटोवोल्टिक सेल की ज़रूरत पड़ेगी या फोटोनिक सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कंपोनेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन कंपोनेंट हैं एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो जैसे कि रेडिएशन सोर्स है, फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर है, सैंपल क्यूवेट है, साथ में डिटेक्शन ऑफ द रेडिएशन है। इसी तरह से सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोवोल्टिक सेल कि फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैरियर लेयर सेल और फोटोनिक सेल, इसको आप फोटोनिक सेल भी बोलते हैं। इन दिस सेल रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट जनरेट अ करंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करेंगे कि जो भी ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसका ये फर्स्ट पार्ट ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसको हम क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी मेरा गला जो है वो काफ़ी क्लियर नहीं है, तो बेटर है कि सेकंड पार्ट जो है वो इसका रखते हैं, सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एप्लीकेशन का पार्ट जो वो हम सेकंड रखेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो भी हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। सो इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के फर्स्ट पार्ट में ही क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर
In next part, I will definitely cover the whole spectrophotometer, that is single beam and double beam also. So thank you so much. जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much.